हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और कल्पना कीजिए दोस्तों कि दुर्गा पूजा का त्योहार है। आप हवाई जहाज से अपना घर या रिलेटिव के पास जा रहे हैं कुछ खुशी के पल बिताने के लिए, लेकिन अचानक से आप नोटिस करते हैं कि प्लेन उसी एयरपोर्ट का गोल गोल चक्कर लगा रहा है जहां से वो उड़ान भरा था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है। ये 2.5 घंटों तक उड़ता रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 613 के साथ। तो आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 11 अक्टूबर 2024 यानी कि कल शाम करीब 5 बजे तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में बोइंग 737 का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को तमिलनाडु से शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ये सफर करीब 4 घंटे 20 मिनट की होने वाली थी, इसलिए ढेर सारा फ्यूल भी प्लेन में डाला गया। प्लेन को कैप्टन इकरोम और लेडी को पायलट माइत्री श्री कृष्णा उड़ाने वाले थे। पायलट्स के अलावा 141 पैसेंजर प्लेन में सवार हो गए। ऑलमोस्ट सभी सीटें फुल थी। ATC ने रनवे 09 से टेक ऑफ करने का परमिशन दे दिया। 5:43 अब प्लेन धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट को ये पता चला कि प्लेन का हाइड्रोलिक फेल हो चुका है। पायलट ने तुरंत गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। अब ये प्लेन एयरपोर्ट के चारों ओर घूमने लगा। इसी बीच उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अब शारजा एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। पायलट ने सब कुछ ATC को बताया। ATC ने तुरंत ग्राउंड में कांटेक्ट किया। इसके बाद एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स की गाड़ियां तैनात हो गई, किसी भी तरह की अनहोनी से लड़ने के लिए। प्लेन को लैंड कराने में अभी भी काफी समय था। फ्लाइट 613 ने एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाया, CT का भी कई चक्कर लगाया। इसी बीच ये न्यूज मीडिया में फैल गई और हर न्यूज चैनल में लाइव दिखाए जाने लगा कि आसमान में उड़ रहे एयर इंडिया के एक विमान के साथ कुछ गड़बड़ी हो चुकी है और वो लैंड नहीं कर पा रहा है। यही वो वक्त था जब इस खबर के बारे में मुझे जानकारी मिली और तभी से मैंने इस प्लेन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 2.5 घंटों तक लगातार एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बाद फाइनली पायलट ने प्लेन को वापस से उसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। प्लेन में सवार सभी लोगों की जान बच गई, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। इस बहादुरी के लिए दोनों पायलट को सैल्यूट है। तो ये थी कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 613 की। तो आइए अब इस केस की और भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन 2.5 घंटों के अंदर क्या क्या और कैसे हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 613 ये बोइंग 737 मॉडल का प्लेन है। रडार में जब मैंने इसे ट्रैक किया तो ये पता चला कि ये प्लेन टेक ऑफ के बाद तुरंत मुड़ गया। इट मीन्स उड़ान के तुरंत बाद प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो गया होगा। आगे पायलट ने अपने डेस्टिनेशन में जाने के बजाय वो एयरपोर्ट का गोल गोल चक्कर लगाने लगे। पर आखिर ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है? दोस्तों, आपने पुराने कार में देखा होगा स्टीयरिंग व्हील बहुत जाम लगता है क्योंकि ये मैकेनिकली रॉड की मदद से कनेक्टेड होता है। लेकिन आजकल के नए गाड़ियों में हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जाता है, इसलिए आज के गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील को हम एक उंगली से भी घुमा सकते हैं। प्लेन का आकार बहुत बड़ा होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए सारे कंट्रोल्स को हाइड्रोलिक से ही कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि रिवर्स थ्रस्ट, स्पॉइलर, फ्लैप्स, लैंडिंग व्हील, रडर, जितना भी नाम ले लो, सारे के सारे हाइड्रोलिक से ही कनेक्टेड होता है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ फेर बदल किया गया। प्लेन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इन तीनों को अपना अपना काम सौंप दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम इस चार्ट में देख सकते हैं सिस्टम A, सिस्टम B और स्टैंड बाय सिस्टम। सिस्टम A को कहा गया कि भाई तुम इंजन 1, रिवर्स थ्रस्ट, ऑटो पायलट A इन सब को देखना। वही सिस्टम B को कहा गया कि तुम रिवर्स थ्रस्ट 2, फ्लैप्स, स्पॉइलर, ऑटो पायलट B ये सब कुछ देखना। अब दोनों का बंटवारा होने के बाद मन में एक सवाल आता है कि मान लो इन दोनों सिस्टम को कुछ हो गया, तब क्या होगा? आधा कंट्रोल A के पास है, आधा कंट्रोल B के पास है। दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो फिर गए काम से। इसलिए एक स्टैंड बाय सिस्टम को भी फिट किया गया है।
ये बोलता है कि भाई ए और बी जो जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसका कंट्रोल तुम दोनों मुझे दे दो। इट मीन्स सिस्टम ए या सिस्टम बी या फिर सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों फेल हो जाए तब स्टैंड बाय सिस्टम प्लेन के जरूरी कंट्रोल्स को ऑन रखने में मदद करेगा। और इस तरह से 2 हाइड्रोलिक फेलियर होने के बाद भी प्लेन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी कि अगर किसी वजह से प्लेन में सारे इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम भी बंद पड़ जाएगा। ऐसे में बोइंग के पास ये एडवांटेज है कि इसका कंट्रोल 12 mm के स्ट्रॉन्ग वायर से कनेक्टेड होता है। मतलब कि हाइड्रोलिक फेलियर के बाद भी बोइंग 737 को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ताकत से प्लेन को मोड़ना पड़ेगा, जैसे हम पुराने कार के स्टीयरिंग व्हील को मोड़ते थे। एयरबस का एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि उसका कंट्रोल वायर से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब कि हाइड्रोलिक फेलियर हुआ तो दिक्कत हो सकती है। खैर, इतना टेक्निकल डिटेल्स जानने के बाद आते हैं एयर इंडिया फ्लाइट 613 के पास, जो अब भी सिटी का चक्कर लगा रहा है। इसी बीच अब ये न्यूज टीवी चैनलों में भी ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया। एक न्यूज आर्टिकल्स के अनुसार प्लेन के लैंडिंग व्हील में दिक्कत हुई थी हाइड्रोलिक फेलियर के बाद, और अभी अभी हमने जाना कि लैंडिंग व्हील का कंट्रोल सिर्फ सिस्टम ए के पास था। इट मीन्स अगर ये आर्टिकल सही है और सच में लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हुई थी तो मतलब साफ है कि हाइड्रोलिक सिस्टम ए फेल हो चुका था, जबकि बाकी बचे 2 हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिव था। बोइंग 737-800 में पायलट के सीट के पीछे अंडरग्राउंड बॉक्स होता है, इसे ग्रेविटी एक्सटेंशन कहते हैं। इसकी मदद से ग्रेविटी की वजह से व्हील्स अपने आप नीचे आकर लॉक हो जाता है। वैसे भी ये लैंडिंग गियर्स बहुत भारी होता है, अगर ये भी तरीका फेल हो जाए तो लैंडिंग गियर ट्रांसफर यूनिट की हेल्प ली जा सकती है। अभी हमने ये तो जाना कि सिस्टम ए लैंडिंग गियर को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम बी को एक पावर दिया गया है। इस पावर का इस्तेमाल करके वो लैंडिंग गियर को क्लोज या डाउन कर सकता है। साफ शब्दों में कहें तो मुझे नहीं लगता कि वाकई में लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम फ्यूल का था, क्योंकि प्लेन मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन वो उतने वजन के साथ लैंडिंग नहीं कर पाएगा। लैंडिंग वेट हमेशा टेक ऑफ वेट से कम होता है और प्लेन का वजन लैंडिंग करते समय अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि घंटों तक ट्रेवल करने के बाद ये प्लेन लैंड करता है और इतने समय में टैंक में भरा फ्यूल भी खत्म हो जाता है, इसलिए प्लेन हल्का हो जाता है। लेकिन फ्लाइट 613 के केस में ऐसा नहीं था। उड़ान के तुरंत बाद इसे लैंड कराना था, लेकिन टैंक में भरे फ्यूल की वजह से प्लेन इतने वेट के साथ लैंड नहीं कर सकता था। इसे लैंड कराने का बस एक ही रास्ता था कि जब तक प्लेन का फ्यूल खत्म ना हो जाए इस प्लेन को उड़ाते रहो। यही वजह है दोस्तों कि पायलट ने इस प्लेन को 2.5 घंटों तक उड़ाया। इतने देर लगातार उड़ने के बाद प्लेन का वजन थोड़ा कम हुआ और वो लैंडिंग करने लायक हो गया। इतना समय गुजरने की वजह से दोनों पायलट्स को भी थोड़ा समय मिल गया खुद को प्रिपेयर करने के लिए, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए। हालांकि बहुत सारे प्लेन्स में फ्यूल डंप करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। 2-4 घंटों तक एयरपोर्ट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बस हवा में ही फ्यूल को गिरा दो और पास के एयरपोर्ट में लैंड कर जाओ। लेकिन बोइंग 737 के सारे मॉडल्स में, इवन एयरबस A320 के सारे मॉडल्स में फ्यूल डंप करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसलिए ऐसे केस में पायलट्स को कई घंटों तक लगातार प्लेन को उड़ाते रहना पड़ता है ताकि फ्यूल बर्न हो और प्लेन का वजन हल्का हो जाए। फाइनली एयर इंडिया फ्लाइट 613 रात के करीब 8:15 बजे उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लेकिन ये हाइड्रोलिक फेलियर क्यों हुआ, इसका मल्टीपल कारण हो सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो के अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये फेलियर लैंडिंग के समय होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है, लेकिन ये टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ और इसे 2.5 घंटों तक हवा में उड़ाना पड़ा, इसलिए ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन गई। इवन ये आर्टिकल तो ये भी कहता है कि पायलट ने कोई भी मेडे कॉल नहीं किया था।
हाइड्रोलिक फेलियर के बाद सारे नियमों को फॉलो करते हुए इस प्लेन को एयरपोर्ट में उतार देना था, वही पायलट्स कर रहे थे। लेकिन इस लैंडिंग प्रोसेस में इतना समय लग गया, यही वजह है कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। खैर, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे सेकंड चैनल में वीडियोस आना शुरू हो चुका है, तो जल्दी से AR इन्फो को सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।